नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है आज मैं सुधा उपाध्याय के सौजन्य से अनुपमा तिवारी जी के साथ हूँ। ये पुस्तक मुझे बोधि प्रकाशन से प्राप्त हुई। भरोसा अभी बचा है। प्रायः मैं कहा करती हूँ क्लासरूम में भी और शोधार्थियों के बीच भी, कविता प्रेमियों के बीच भी, कि कविता वो भरोसा ही है, वो पुख्ता उम्मीद है। जो बची रहे तो सृष्टि बचेगी, मानवीय संस्कृति बचेगी, मानवीयता बचेगी, मानवीय मूल्य बचेंगे। ये संकलन भी मुझे उसी को समर्पित लगता है। अनुपमा तिवारी जी को मैं एक रचनाकार, सहृदय कवि के बावजूद एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक पर्यावरणविद के रूप में, एक समर्पित व्यक्तित्व के रूप में जो मानवीय संस्कृति की सेवा में जुटी हुई हैं, उस रूप में भी देखती हूँ। शोधार्थियों, एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय जो इस श्रृंखला का, इस कविता वीडियो का तेवर भी रहा है। अनुपमा तिवारी जी की एक संक्षिप्त परिचय के साथ में उनकी 5 कविताएं आज लूँगी। आज इसी संकलन से मैं 5 कविताओं का विवेचन विश्लेषण करने जा रही हूँ। 30 जुलाई 1966 को जन्म लिया इन्होंने बांदी कुई, दौसा, राजस्थान में। इनके प्रमुख कविता संकलन की बात करूं तो आईना भीगता है, यह कविता संकलन इनका प्रमुख है। इनके 4 संकलन आ चुके हैं। कवयित्री और कहानीकार अनुपमा तिवारी के दूसरे कविता संग्रह भरोसा अभी बचा है पर आज मैं बातचीत करूंगी शोधार्थियों। जैसा कि मेरे इस चैनल का और इस वीडियो का मंतव्य है कि आप जो समकालीन पढ़ रहे हैं, कंटेम्प्रेरी जिन कविताओं को, रचनाकारों को, कवियों को पढ़ रहे हैं, उनके साथ तुलनात्मक रूप में इन रचनाकारों को भी, क्योंकि ये रचनाएं भी कद्दावर हैं, ये रचनाएं भी बहुत कहती हैं, बहुत दूर तक आपका साथ निभाती हैं, तो इन रचनाओं को भी देखा जाना चाहिए। करीब 25 वर्षों से विभिन्न मुद्दों पर ये जुटी हुई हैं, विभिन्न संस्थाओं के साथ काम कर रही हैं। घर से बिछड़े हुए बच्चों को उनके घर तक पहुंचाना, देह व्यापार में लिप्त जो परिवारों के बच्चे हैं, जो मैला ढोने वाले परिवारों के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा का, उनकी ग्रोथ का और पर्यावरण व प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर भी प्रमुख रूप से कार्यरत हैं। वर्तमान में ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ जुड़ी हैं, राजस्थान में काम कर रही हैं, जिसमें वे हिंदी की रिसोर्स पर्सन भी हैं। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन सरकारी विश्वविद्यालय के शिक्षकों का शैक्षिक और पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक हैं। कविताएं लगभग 15 समाचार पत्र पत्रिकाओं में और ई मैगजीन में छप चुकी हैं। 2011 में इनका पहला कविता संग्रह आया था, आईना भीगता है, जो बोधि प्रकाशन जयपुर से ही प्रकाशित हुआ है। आकाशवाणी और कवि सम्मेलनों में भी लगातार शिरकत करती रही हैं। और दिलचस्प बात यही है कि कविताएं ही नहीं रचती, इनमें जो रचा बसा संसार है उनके इर्द गिर्द भी रचने की कुवत रखती हैं। मतलब अपने आसपास भी अगर उन्हें प्रकृति से प्रेम है तो केवल नॉस्टैल्जिक नहीं है प्रकृति को लेकर, अपने इर्द गिर्द हरी भरी पेड़ पौधों, हरियाली, उर्वरा, ऊर्जा, इस सब से अगर ये प्रभावित हैं और इस सब को पसंद करती हैं तो अपने इर्द गिर्द उसे बनाने की, रचने बसाने की भी कोशिश करती हैं। लगातार मैं देख रही हूँ उन्हें कि हाँ, नॉस्टैल्जिक तो हम सभी होते हैं, पर अपने को सतत उस अतीत की सुखद अनुभूतियों से और उन सुरक्षित खोहों से जोड़ कर चलना, उसके प्रति समर्पित होकर काम करना बहुत कम लोगों में ये मादा होता है, पर अनुपमा तिवारी जी में ये है। लगभग 22,725 पौधे लगा चुकी हैं, जो मेरी जानकारी है, जबकि इनका लक्ष्य है कि 1 लाख पौधारोपण करेगी। उन्हें अब तक बेटी सृष्टि रत्न अवार्ड, पर्यावरण पुरस्कार, फ्यूचर ऑफ द वुमेन अवार्ड, लेखन के लिए प्रतिलिपि कथा सम्मान और राजस्थान कवियत्री सम्मान मिल चुका है। अनुपमा तिवारी जी के पिता बांदी कुई कस्बे में रेलवे में एक मेल गार्ड थे। रेलवे का एक बड़ा सा बंगला उन्हें मिला था, तो बचपन की वो सुधियाँ, वो स्मृतियाँ इस संकलन में मुझे दिखाई देती हैं। लगातार वो उन पर समर्पित कविताएं लिख रही हैं। पौधों की देखभाल के लिए उनके घर में मोगरा, गुलाब, मधुमालती, चमेली, बेलिया, नीम, जामुन, तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। और माली होने के बावजूद, घर में माली होने के बावजूद भी पिता और पुत्री दोनों पेड़ पौधों की देखभाल में जुटे रहते थे।
तो उनके बहुत बचपन से, छुटपन से ही अनुपमा तिवारी जी प्रकृति से प्रेम अपने भीतर सजो चुकी थी, और प्रकृति से प्रेम करने वाला अति संवेदनशील प्राणी रचनाकार होता ही है। वो और उनकी माँ छोटे छोटे पौधे आंगन में बागवानी करते हुए अपने आसपास इर्द गिर्द लगाती रही थी, और ये लगाव उन्हें, मैं कह सकती हूँ कि विरासत में मिला है। एक कविता इसी जुड़ाव को प्रमाणित करेगी। मैं पढ़ती हूँ। एक कस्बे, याद है कविता का शीर्षक। एक कस्बे के रेलवे के बंगले में छूट गई थी बचपन की ढेर सारी यादें। वो अब भी एक पोटली में बंधी रही होंगी किसी कोने में। माँ पिता की उंगलियों की छाप अब भी टंगी होंगी दरवाजों पर। मैं अब भी डालती होंगी भर भर बाल्टी पानी। मोगरे, चमेली, गुलाब, गुड़हल, चांदनी, तिकम्बे और मधुमालती में। हम 25 बरस पहले समेट लाए थे सारा अपना साजो सामान इस महानगर में, पर कितना ही समेटो सारा कहाँ आ पाता है। अद्भुत पंक्तियां हैं। अतीत लुभावना होता है। अतीत की सुधियां, अतीत की संवेदना, अतीत के अनुभव हमें समृद्ध करते हैं, पर कितना ही समेटो सारा कहाँ आ पाता है। साथ में कुछ न कुछ छूट ही जाता है, यहाँ वहाँ बिखरा बिखरा, कतरा कतरा बह बस रह जाता है आंखों में कुछ। अब ये जो आंखों में कुछ रह जाता है शोधार्थियों, यही रचना का रूप लेता है। यही कद्दावर रचना इसी में सृजित होती है। तो ये कविता दरअसल कविता नहीं है। अपने बचपन को याद करते हुए अनुपमा जी का ये कहना कि घर की 100 फीट की दूरी पर जो हमारा गेट था और दोनों तरफ फुलवारी सी सुंदर फूल और पेड़ पौधे लगे हुए थे, हर कोई जब उसके बीच से गुजरता था तो उसे बड़ी हसरत से निहारता था। और जब वो महानगर में शिफ्ट हुई, जब महानगर में वो आकर बसी, तो वो लगाव, वो पेड़ पौधों से जुड़ा और वो कमी उनको सालती रही। वो एक नॉस्टैल्जिया में रही और उस अतीत को, बचपन में बिताए उस प्रकृति के प्रेम को, साहचर्य को भूल नहीं पा रही थी। उन्होंने बहुत सी कहानियां और कविताएं लिखी, पर सारी यही घटनाएं, यही स्थितियां खाद पानी का काम करती हैं जब भी हम सृजनशील होते हैं। तो हमारा बीता हुआ जो अनुभव है, जो हमारे स्मृतियों का संग्रहालय है, वही तो पुनर्जीवित होता है हमारी रचनाओं में। तो उन सारी घटनाओं को वो याद करती हैं, संजोती हैं, और फिर इस मिशन में, मतलब वो केवल कविताओं में इसकी बात नहीं करती, इसके साथ सक्रिय रूप से एक्टिव पार्टिसिपेशन में जुड़े हुए हैं। तो उन्हें बड़ा सुख मिलता है कि उनके छायादार फल फूल से लदे हुए वृक्ष के नीचे लोग था पाते हैं, लोग एक सुकून पाते हैं, एक ठंडक पाते हैं, शीतलता पाते हैं, और यह सब देखकर उनका मन बेहद प्रसन्न होता है, और एक रचनाकार के लिए बड़ा लाजिम सा भी है। एक कविता और पढ़ती हूँ। 2 और 2 का मेल हमेशा 4 कहाँ होता है। 0 से 100 तक रेंज होती है रिश्तों की, प्यार की, रंगों की, भेदभावों की। इन सब में नहीं होती स्पष्ट कोई रेखा, इनमें होता है ओवरलैप सा 1 से 2 के बीच। इसलिए तुम क्लेम नहीं कर पाते हो असलियत को। कभी कभी नहीं, बहुत बार जीवन गणित नहीं होता। जीवन गणित नहीं होता। 1 और 2 के बीच होते हैं बहुत से धागों के रेशे, जिन्हें तुम पकड़ नहीं पाते हो, पर वो होते हैं। ये एक संबंधों के ताने बाने की कविता है। ये महसूसने की, रिश्तों की गर्माहट को रेशे रेशे से हम बुनते हैं एक उम्र, और जब वो उम्र बुनते हैं तो उसमें, उस जीवन यात्रा में मिलने वाले तमाम पड़ावों पर जो मधुर संबंध बनते हैं, जो रिश्ते बनते हैं, जो सहयात्री होते हैं, उनसे जो जुड़े अनुभव जुड़ते हैं हमें, और जो हमारे मन को और समृद्ध करते हैं, उन सारी चीज़ों का वो कहते हैं कि जीवन यात्रा में कोई गणित, कोई गुणा भाग नहीं होता। वहाँ ये मापक, ये व्याकरण नहीं चलता। रिश्तों की अपना ही व्याकरण होता है, अपने ही गुणा भाग होते हैं, और वहाँ रेशे की एक
जिसे क्या कहते हैं, एक बड़े महीन धागे से, बड़े बड़े संवेदन से, बड़े 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 मुलायम धागे से कसा कसा सा महसूस जो करे, वो रिश्तों की महत्व को, इम्पोर्टेंस को समझता है। और जो बंधन में जो चारुता है, जो खूबसूरती है, तो उस जुड़ाव में, अपनाव में, लगाव में, और जो जुड़ने से जुड़ाने की प्रक्रिया है, मन को एक दूसरे को ताजगी और ठंडक पहुंचाने की प्रक्रिया है, उसकी बात अनुपमा तिवारी जी कर जाती हैं। बेहतरीन कविता है शोधार्थियों। अगली कविता है जो किनारे पर खड़े हैं। ये दरअसल हाशिए की बात नहीं है, जो तटस्थ हैं, तटस्थों की बात यहाँ पर करती हैं। जो किनारे पर खड़े हैं वही सबसे पहले डूबेंगे, सबसे पहले उनकी नौकरियां जाएंगी, सबसे पहले उन्हीं की बस्तियां आग के हवाले होंगी, सबसे पहले वही विस्थापन के नाम पर धकेले जाएंगे, यहाँ वहाँ यहाँ पर कहीं नहीं। सबसे पहले उन्हीं की गलतियां अक्षम्य होंगी, सबसे पहले उन्हीं की माँ बहन बलात्कार की शिकार होंगी, रौंदी जाएंगी, कुचली जाएंगी और अंततः मार दी जाएंगी। ये किनारों पर खड़े आदमी नहीं डरते हैं, प्राकृतिक विपदाओं से नहीं डरते हैं, किसी अज्ञात ताकत से उन्हें डर है। आदमी की ताकत का कितना डर है, कितना डर है एक आदमी को एक आदमी से। क्या तुम भी किसी से डरते हो? यदि डरते हो तो वह आदमी नहीं है जिससे तुम डरते हो। यानी मनुष्य होने के नाते मनुष्य एक मननशील प्राणी है। जब उसे सामाजिक प्राणी कहते हैं तो वह अपने से पहले अपनों का चिंतन करता है, और जो मनुष्य होने का हकदार ही वही है जिसमें संवेदन हो, जिसमें समूची मानवीय सृष्टि के लिए, मानवीय प्रकृति के लिए, मानवीयता के लिए, मूल्यों के लिए जगह हो, और जो उनका आदर करता हो। तो शोधार्थियों, केवल दोपाया होने से हम मनुष्य नहीं कहलाते। जो तटस्थ होते हैं, हर मामले और हर मुद्दे को दरकिनार कर देते हैं कि ये तो हमारा मुद्दा नहीं है, ये हमारी बहन बेटी नहीं है, ये हमारी पड़ोस में होती घटना नहीं है, ये हम पर गुजरी हुई कोई विपदा नहीं है। जो तटस्थ होते हैं, दरअसल उन्हीं पर गाज सबसे पहले गिरती है। जो अपने को हर ज़रूरी मुद्दे से, मनुष्य से जुड़े हुए, मानवीयता से जुड़े हुए तमाम प्रॉब्लम एरियाज से छुटकारा पा लेते हैं, जो बहुत आसानी से स्वभावतः पलायन कर जाते हैं, उनको संकट सबसे पहले घेरता है। बेहतरीन कविता थी। 2 कविताएं मैंने इसमें से पसंद की हैं शोधार्थियों, उस पर विस्तार में कुछ बात करना चाहूँगी। एक कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, बल्कि विमर्शों के इस शोर में ये कविता अनुगूंज की तरह बहुत दूर तक साथ निभाएगी, और स्त्री की बात करती है, स्त्री की उन्मुक्तता की बात करती है, उसकी आज़ादी की बात करती है। और स्त्री जब मननशील हो, स्त्री जब सोच समझ और विचार के दायरे में आती है, तो तमाम पारंपरिक सोच को धता बता देती है, रूढ़ियों को चुनौती देती है, अवसरों को नहीं, वो चुनौतियों से बार बार टकराती है। तो ये जो आज़ाद ख्याली है, ये दरअसल वर्चस्ववादी पुरुष सत्ता को भाती नहीं है। उसकी आज़ाद ख्याली, उसकी आज़ाद सोच। ये कविता मुझे बेहतरीन कविता और बड़ी कविता, एक बड़े कैनवास की कविता, बहुत सारे मायने देती हुई कविता लगी। औरत तो ठठा कर हंस। अब ये एक भरोसा, आप देखें कि इस संकलन का नाम है भरोसा अभी बचा है। ये भरोसा, ये उम्मीद, ये आशा कि औरत ठठा कर हंसे, उसकी उन्मुक्त हंसी में, उसकी आज़ाद ख्याली में, उसकी बेपरवाही में, इस वर्चस्व वाली पुरुष सत्ता जो है, जो पूरे पर्यावरण में अपनी मठाधीशी लिए हुए है, अपनी ताकत की बदौलत हमेशा भय और आतंक परोसता है, उसको दरअसल वो चुनौती देती हैं। औरत की बेफिक्र चाल धक सी लगती है किसी को, औरत की हंसी बेपरवाह सी लगती है किसी को, औरत का बेरोक टोक यहाँ वहाँ जाना आना स्वच्छंद होना सा लगता है किसी को। यानी जैसे उस पर एक गैर जिम्मेदारी का आरोप बार बार लगता है कि जैसे अगर वो पारंपरिक सोच नहीं रखेगी, ये वो एक पक्षीय रूढ़िग्रस्त समाज के चौखटे में, उस फ्रेम में अपने को और अपनी मानसिकता को अगर नहीं जकड़ेगी, तो ये समाज के लिए भयावह सिद्ध हो सकती है। तो उसकी आज़ाद ख्याली को, उसकी उन्मुक्तता को और उसकी बेपरवाही को उच्छृंखलता मान रहा है ये पुरुष सत्तात्मक समाज, ये पारंपरिक सोच और रूढ़िग्रस्त समाज। यहाँ वहाँ जाना स्वच्छंद होना सा लगता है किसी को, औरत का प्रेम करना निर्लज्ज होना सा लगता है किसी को।
अब प्रेम एक उन्मुक्त अवस्था है, एक उदार अवस्था है, निर्द्वंद्व अवस्था है। जब वह बेफिक्र होती है, निर्द्वंद होती है, उदार होती है, उन्मुक्त होती है, तो उसकी इस आज़ाद ख्याली को निर्लज्जता घोषित करते हैं। ये औरत का सवाल करना हुकूमत के खिलाफ सा लगता है किसी को, यानी उसकी जिज्ञासा, उसके कौतूहल, उसके मान का आदर नहीं, उसके सवालों का आदर नहीं है। वो अगर अपने हक और हुकूक की बात करे तो ये समाज को नागवार ठहरता है। औरत तो समझती है ना, यह जाल जाल है। ये इस जाल की तमाम रस्सियां एक ही सूत से बटी हैं, जिसका रेशा रेशा चरित्रहीन कहता है तुझको। यानी स्त्री पर बहुत बात होती है, पर मुखर स्त्रियां, बोलती हुई स्त्री किसे भाती है, तो बात करती हुई स्त्री जो है वो चरित्रहीन कहलाती है। इस जाल की तमाम रस्सियां एक ही सूत से बटी हैं। अब ये व्यवस्था ही ऐसी है कि जो बेफिक्र हैं, बेपरवाह हैं, बेरोक टोक, स्वच्छंद, आज़ाद ख्याल हैं, उनको गति और प्रवाह अगर मिल जाए तो समाज भयभीत हो जाता है, आतंकित हो जाता है। उनका रेशा रेशा चरित्रहीन कहता है तुझे। लेकिन औरत, अब ये अनुपमा तिवारी की शुभाशंसा है, शुभेच्छा है क्या कि, और एक भरोसा है कि स्त्री को वो संबोधित करती हैं, औरत तू चल अपनी चाल, कि नदी भी बहने लगे तेरे साथ साथ। तेरी निश्चिंतता, तेरी बेफिक्री, तेरी उन्मुक्तता संक्रामक हो और नदी को भी गति और प्रवाह मिले। तो ठठा कर हंस बच्चे की तरह, बच्चे भी खिलखिलाने लगे तेरे साथ साथ, ताकि इस सृष्टि पर, इस धरा पर मासूमियत बनी रहे, उन्मुक्तता बनी रहे, आज़ाद ख्याली बनी रहे, और एक उत्सव धर्मी, जैसे बच्चे बेपरवाह होकर हंसते हैं, उस हंसी और खिलखिलाहट में तो शामिल रहे। तो नाच की पेड़ भी झूमने लगे तेरे साथ साथ। तू नाप धरती का कोना कोना की दुनिया का नक्शा उतर आए। तो ये पूरी धरती को, पूरी दुनिया के कोने कोने को हरा भरा करने का, उसको पुनर्जीवन देने का, उसको पुनर्नवा करने का, ये जिम्मेदारी अनुपमा तिवारी औरत को ही देती हैं। क्योंकि वही है, वो है तो सृष्टि की सारी नियामक सत्ता जो है वो हरी भरी हो जाती है, उर्वर हो जाती है, ताजगी से भरपूर। ये सारी धरा और वसुंधरा को हरिया देती है। तो नाप धरती का कोना कोना की दुनिया का नक्शा उतर आए तेरी हथेली पर। तू कर प्रेम कि अब लोग प्रेम करना भूलते जा रहे हैं। कविता की बेहतरीन पंक्ति है ये। तू कर प्रेम कि अब लोग प्रेम करना भूलते जा रहे हैं। तू कर हर वो सवाल जो तेरी आत्मा से बाहर निकलने को धक्का मार रहा है। तेरे भीतर जो कुलबुलाहट है, जो बेचैनी है, जो संघर्ष है, जो द्वंद्व है, उसे बाहर निकाल फेंक और अपने सवाल कर, अपने अस्तित्व के प्रति सजग हो जा, सचेत हो जा, और अपने व्यक्तित्व को, अस्तित्व को, अपनी निजता को, जिज्ञासा को, कौतूहल को, प्रश्नाकुलता को, प्रतिरोध की ताकत को और बढ़ा, धार दे। क्योंकि समूची सृष्टि को जरूरत है। तू स्त्री होकर उस विधाता से दरअसल तो टक्कर लेती है। उस विधाता, वो अगर सृष्टा है, वो सृजन करता है, वो अगर परम पिता है, तो तू भी सर्जक है, तो उसको टक्कर दे सकती है। तो तू ही सिखाएगी प्रेम करना इस समूची धरा और वसुंधरा को। और तू उठा कलम, सक्रिय हो जा। मैंने कहा ना, एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करती हैं। मुझे इनका पूरा संकलन, इनकी कविताएं, इनकी रचना धर्मिता शोधार्थियों एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात करता है। केवल लिख कर इतिश्री नहीं है। तो उठा कलम और कर हस्ताक्षर अपने चरित्र प्रमाण पत्र पर, कि तेरे चरित्र प्रमाण पत्र पर अब किसी और के हस्ताक्षर अच्छे नहीं लगते। तुझे प्रमाणित कोई और करेगा, तेरे चरित्र का प्रमाण पत्र कोई और देगा। तेरी निजता, तेरे व्यक्तित्व की, तेरे पर्सोना को कोई और कैसे व्याख्यायित कर सकता है। अपने निजत्व, अपने कर्म, अपने आचरण की खुद जिम्मेदार तो खुद बन और जिम्मेदारी उठा। तो ये जिम्मेदारी उठाने की कविता, बेहतरीन कविता, और एक संबोधन जिसमें बहुत ज़रूरी संदेश था शोधार्थियों। एक और कविता जो मुझे बहुत भाई, और ये 5वीं कविता है, घर का मकान हो जाना। देखिए, मकान और घर में फ़र्क होता है। घर जीवंत होता है, जीवित होता है, स्पंदित होता है, धड़कता है। वो एक सुरक्षा का खो है, वो एक हमारा कंफर्ट जोन है। और केवल कंफर्ट जोन नहीं है, घर केवल सुरक्षा नहीं है, वो हमारा आत्मविश्वास है, हमारा आत्मसम्मान है, हमारा आत्मबल है, जो हमें और ज़्यादा ऊर्जा से भरपूर करता है। वो घर बोलता था,
यहाँ भी उन्हें बचपन की सुधियाँ ही, अपने पिता का घर, वो बालपन का घर नॉस्टैल्जिक होती हैं, लेकिन जो लुभावना अतीत है, जो सुधियाँ हैं, जो स्मृतियाँ हैं, जो उनसे जुड़े अनुभव हैं, वो संवेदनाएं इनकी जो हैं वो कविता को मजबूत बनाती हैं। वो घर बोलता था, वो घर हंसता था, वो घर नाचता था, वो घर सपने देखता था, वो घर बन गया धीरे धीरे मकान, पर उसके कुछ टुकड़े मेरे दिल में अब भी चुभते हैं। होठों में जज्ब कुछ लफ्ज अब भी मचलते हैं बाहर आने को। उसके कुछ कतरे अब भी आंखों में हैं जो बह निकलते हैं, कभी अकेले में तो कभी रात के अंधेरे में। दिल फिर से वही घर मांगता है। पागल है, समझता नहीं वह घर कहाँ से आएगा। यानी जो अतीत से जुड़ी स्मृतियां हैं, जो मान मनोहार है, जो सुरक्षा कवच है, जो हरा भरापन है, चारों ओर से जो हमें अपनी गोद में समेटे हुए था, एक सुरक्षा दिए हुए था, माँ के आंचल की तरह, ममता की तरह, वो दिन गुजर गए, वो वापस नहीं लाए जा सकते। कभी लौटते हैं पगले, फिर भी दिल रह रहकर मांगता है वही मिट्टी, वही गारा, जिससे बने फिर वही घर, जो सांस लेता हो, जो हंसता हो, जो गाता हो, जो सपने देखता हो, जो चलता हो अंगुली थामे मुझे अब भी बच्चा समझकर, जो मुझे संजो ले, जो मुझे समेट ले, जो मुझे बिखरने न दे, जो मेरे आत्मबल को, मेरे आत्मविश्वास को, मेरे भरोसे को टूटने न दे, चरमराने न दे। बेहतरीन कविता। बहुत शुभकामनाएं।